हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में पैसा उठाने वाली है। 14 से 18 फरवरी के बीच में 120 का कट ऑफ प्राइस है, 1200 का लॉट साइज है, तो 1,44,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। दैट मीन्स कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ छोटी कंपनी है। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू लग रही है वो है 133 CR। अब यहाँ पे जो 133 CR लगा के ये 36 CR उठाने की कोशिश करे, जिसमें से 21 CR तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 14 CR जो हैं वो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव। तो एसएमई कंपनी छोटी कंपनी और प्रमोटर्स भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। बट अच्छी लग रही, अब अच्छी है कि नहीं है वो तो चलो आगे एनालिसिस में पता करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि वैल्यू अच्छी खासी लगाने की कोशिश कंपनी की जा रही है। अब कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में अच्छे खासे मतलब 100% मालिकाना हक था कंपनी में आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 73% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन गुड, दैट्स नाइस दैट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि कंपनी को ज़्यादा कुछ खास पैसों की ज़रूरत है नहीं, बस स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने हैं, बिकॉज मार्केट में भी वैल्यू अच्छी मिल रही है। वह कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर देखने को मिला कंपनी के नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर कंपनी जो है वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो हम लोग लोहे को जब जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रिप जो लोहे का काम करने वाले लगाते हैं, वो जो चर आवाज आती है, वो जो स्ट्रिप है वो बनाती है कंपनी। वो उसमें दो तरीके से बनती है, तो वायर वाली स्ट्रिप होती है, एक इलेक्ट्रोड्स वाली स्ट्रिप होती है। तो वो कंपनी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी को आईपीओ को जो लेके आ रहे हैं वो कौन है। तो यहाँ पे फेडेक्स सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, और ये जो भी आईपीओ पहले लेके आए हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो ऑन एन एवरेज रही है, ज़्यादा कुछ अच्छी खास नहीं रही है। कुछ आईपीओज़ के अंदर में कोई चुनिंदा आईपीओज़ हैं जिनमें उनकी खास, चुनिंदा मतलब दो चार आईपीओज़ ऐसे हैं जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बाकी ऑन एन एवरेज या तो नेगेटिव या फिर नॉर्मल रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो वैल्यू जो ये लगाते हैं कंपनियों की वो ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में नज़र डाल के कि वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1996 के अंदर में कंपनी की हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने ये जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंड किया, फिर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया खुद को। ठीक है, उसके बाद में अब जो है 2021 के अंदर में इनको BIS केयर सर्टिफिकेशन मिल गया। ये कुछ इन्होंने माइलस्टोन्स ये अपने आप के मान रहे हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर टच किए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये कुछ प्रमोटर लोग हैं जो कि अपना यहाँ पर स्टेक बेचने का कोशिश कर रहे हैं। कितने शेयर्स बेच रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो कंपनी पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाली है। तो यहाँ पर मेन जो रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि इनका एक जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने वाले हैं, उसको बड़ा करने वाले, मशीनरी वगैरह उसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं। और साथ में बाकी जो पैसा है वो कंपनी में जो रोज़मर्रा काम है वहाँ खर्च करने का बोल रहे हैं। ये कंपनी के प्रमोटर्स की आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख पाएंगे जो कि कंपनी को चला रहे हैं। जैसे बिपिन सांघवी जी आज कंपनी को मेनली चला रहे हैं। केसेस की अगर बात करते हैं तो कुछ खास केसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और विपिन सांघवी जी जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, यही इन्हीं की चल रही है, इन्हीं के हिसाब से मार्गदर्शन में कंपनी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो मेरे को एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट और लगता है दैट इज़ की कंपनी के इनकी जो सैलरी है, जो विपिन जो सबसे बड़े हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, उनकी 15 लाख पर मंथ इनकी सैलरी है। अभी भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक आईपीओ का और रिव्यू किया था, उसके अंदर में उस कंपनी की जो साइज़ थी वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए थी। उसका जो जो चेयरमैन जो उसको कंपनी को चला रहा है, CEO वगैरह, वो सैलरी ले रहे हैं 17 लाख पर मंथ के आसपास में। और ये 130 करोड़ रुपए की कंपनी है, उसकी भी जो कंपनी को चला रहे हैं वो 115 लाख रुपए पर महीने की सैलरी ले रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव की बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो कौन सी लीज पर हैं या फिर ओन्ड हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्टली ओन्ड नहीं है, लीज पर हैं। और अगर या फिर जो ओन्ड हैं वो जो कंपनी के काम में नहीं आ रही हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से इनके पास में ओन्ड है। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, दिस वन इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलरली ये जरूर एक फैक्ट्री के तौर पर काम आ रही है जो कि ओन्ड है। बाकी जो कंपनी के काम आने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, दीज ऑल आर अंडर द लीफ एंड लाइज लाइसेंस, दैट मीन्स रेंट पे है। अगर हम लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोगो जो है वो अभी रिन्यू कर लिया गया है, ये पर्टिकुलर असाइन हो चुका है, ये अभी तक ओपोज हो चुका है। ओपोज का मतलब क्लास 6 के अंदर में ओपोज हो चुका है, क्लास 7 के अंदर में असाइन कर दिया गया है। दैट मीन्स हमने जो अब इसके बारे में अगर डिटेल में बात करनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
वी कैन डिटेल इसमें बात कर सकते हैं कैसे वो अलग अलग क्लास में अपोज कैसे हो सकता है। यहाँ पे अगर आज के दिन देखते हैं 144 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो कि अच्छे खासे काम कर रहे हैं, मोस्टली प्रोडक्शन लाइन के अंदर में है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे प्रोडक्शन के अंदर में है, राइट। एंड बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं। दैट्स कंपनी के पास में आज के दिन कहते हैं 47% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, बाकी जितना भी है वो दूसरे कस्टमर से आ रहा है। दैट्स नाइस, दैट्स गुड कि कंपनी की जो एन नंबर ऑफ मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर में डिपेंडेंसी कम है। दैट्स नाइस। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो कंपनी का आज के दिन 36% के ऊपर में ही काम कर रही है, 36 और 40। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज माने तो 40% कैपेसिटी पे कंपनी का प्रोडक्शन काम हो रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव की कंपनी और बोल रही है कि हम और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो कहाँ एक्सपेंड करोगे, ऑलरेडी जो ऑलरेडी पड़ी है वही नहीं कंज्यूम हो पा रही है, दूसरा सैलरी इतनी ले रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कंपनी के पास में ऑलरेडी जो पैसे पड़े हुए हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चूस रहा है। ये कंपनी के फैक्ट्रीज़ की आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं, ये कंपनी की फैक्ट्रीज़ वगैरह इसकी फ़ोटोज़। और इसको थोड़ा भर तो लेते यार, खाली खाली क्यों दिखा रखा है, समझने के बाहर है, पैसे और उठा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी का यहाँ पर B2B जो सेगमेंट से जो सेल हो रही है वो सबसे ज़्यादा हो रही है 95%। बाकी जो है B2G और B2C मतलब डायरेक्ट कस्टमर्स को माल नहीं बेचते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है कंपनी टू कंपनी। नेक्स्ट कंपनी का आज के दिन जो रेवेन्यू मेनली आ रहा है वो महाराष्ट्र गुजरात यहाँ से आ रहा है। एंड 15% के आसपास जो रेवेन्यू है वो कंपनी का बाहर से भी आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है माल। ये जो है ये पर्टिकुलर जैसे फ्लक्स कोड वायर और ये वाला जो है हम लोग इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी की RHP को देखते हुए कि यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो क्या बोल रही है। तो बैलेंस शीट को देखने के बाद में हम लोग इससे पी और पीवी रेशियो निकालने के बाद में उसको कंपेयर करके ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के साथ में फाइनल रिव्यू के ऊपर पहुंचेंगे। तो 55 CR इस कंपनी में लगे हुए हैं आज के दिन, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 45 CR। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है, उधारी का पैसा बहुत ही कम लगा। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ गुड। अब जितना भी पैसा लगा हुआ है उसके अंदर में ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर हियर। एक सेकेंड, एक चीज़ और आपको अपने को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की एक साइकिल बंधी हुई है, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, जैसे लास्ट 6 मंथ्स का ही है। उससे पहले के डेटा का अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी लेस देन 6 मंथ्स का ही है। जो पहले के जो डेटाज हैं उसके में ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा नहीं बचा हुआ। दैट मीन्स एक रोटेशनल साइकिल चल रही है, तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास ट्रेड रिसीवेबल की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। बट स्टिल एक बड़ा पार्ट कंपनी का जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव अगेन, बट स्टिल इसको इतना नेगेटिव हम लोग नहीं मान सकते हैं बिकॉज बढ़ती चढ़ती कंपनी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का इन्वेंट्री इज ऑल राइट, एवरीथिंग सीम्स फाइन अदर देन दैट। बैलेंस शीट के अंदर में यहाँ पर कंपनी अगर रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो रेवेन्यूज़ आर 2022 में अच्छे खासे इंक्रीज में, 2022-23 में, 23-24 में कुछ खास यहाँ पर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, और इस साल भी कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्टिल अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2 से 9, 9 से 12, 12 से इस बार जो है 3 CR के आसपास में नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर इस साल जो है काइंड ऑफ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हिट होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर 3 CR के आसपास में, सॉरी 2, 9 और यहाँ पे 3। सो इस साल जो है लगभग 6 CR के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। दैट टू तब जब चेंज इन इन्वेंट्री इस साल नेगेटिव के अंदर में है, तब ये हालत है। अगर ये चेंज इन द अगर ये पॉजिटिव में होता तो फिर कंपनी शायद हो सकता है नेगेटिव में भी रिजल्ट जारी कर सकती थी। सो आई थिंक कि हालत थोड़ी ख़राब है इस साल थोड़ी सी हालत ख़राब हुई है। और इस सेगमेंट में जो दूसरी कंपनी है उनको भी एक बार देख लेंगे कि उनकी भी हालत ख़राब हुई है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। जैसे राशि इलेक्ट्रोड्स है, तो इसको अगर चेक करते हैं तो इनका हम लोग डेटा को चेक करते हैं पिछले साल के मुकाबले, तो यहाँ पर उनकी हालत तो ख़राब नहीं है। इसको अगर चेक करते हैं जी लिमिटेड को, तो इसकी हालत भी ठीक है, इतनी कुछ खास ख़राब नहीं है। ख़राब तो है वैसे देखा जाए तो ख़राब तो हुई है। एडोर वेल्डिंग को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी हालत कैसी है। सो दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पर एंड पॉजिटिवनेस है, यहाँ पर अगेन नेगेटिवनेस है। तो हालत तो मार्केट के अंदर में ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मुझे पूरे मार्केट में ही थोड़ी सी खराबी नज़र आ रही है। नेक्स्ट कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव ओवर हियर, यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दैट्स वेरी गुड, मतलब कंपनी कैश जनरेट कर रही है।
सो अब ओवरऑल देखते हैं, अब पीवी और पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम फाइनल रिव्यू के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो इस साल जो कंपनी की कमाई हुई है 3 करोड़ की हुई है, पिछले साल 9 करोड़ की, उसके 11 करोड़ की। इस साल जो है कंपनी जो है लगभग, हम लोग पुराने डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चलने की कोशिश करते भी हैं तो इस साल मान के चल लेते हैं कि 8 CR के आसपास के मान के चल लेते हैं, बिकॉज इस बार थोड़ा नेगेटिव में भी जा रहा है मार्केट। सो 8 CR के हिसाब से ले लेते हैं, पास्ट रिकॉर्ड को भी थोड़ा सा अगर हम थोड़ी सी वैल्यू दें, तवज्जो दें तो। सो 8 CR के हिसाब से यहाँ पर 133 डिवाइडेड बाई 8, सो 133 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर जो पी रेशियो निकल के आता है दैट इज़ अराउंड ऑफ 16, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 41 का, इस कंपनी का है 18 का, इसका है 39 का, और इसका है पर्टिकुलरली 23 का। सो देखा जाए तो मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है अर्निंग्स के हिसाब से वो ठीक ठाक लगाई गई है, इट्स नॉट दैट बैड। दूसरा पीबी रेशियो की हिसाब से अगर बात करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज़ नेटवर्थ 45 CR, कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं 21 CR। सो यहाँ पे 60 CR को अगर हम लोग मान के चल लेते हैं खर्चा वर्चा निकालने के बाद में, सो उस हिसाब से भी देखा जाए तो 2.1 के आसपास का देखने को मिल रहा है, 2.1 2.2। सो दैट्स अगेन ओके। एंड उसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसका है 20, इसको है 3.2, इसको है 1.7 और इसका है 2.4। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो ठीक लगाई है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि कंपनी एक तो प्रोडक्शन लाइन पे और प्रोडक्शन पे ध्यान देने वाली है, जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों ध्यान दे रही है, सैलरी बहुत अच्छे खासा मैनेजमेंट क्यों उठा रहा है, उसको पैसा लगाना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं कि जो कोई एक कंपनी के ऊपर थोड़ा सवाल उठाते हैं, और इस टाइम पे पैसे मोस्टली जो कंपनी के जो जा रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं, तो वैल्यू लगाने की, सो ओवरऑल जो वैल्यू लगाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा की साइड में ही लगाने की कोशिश करती हुई लग रही है, बट स्टिल आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन इन दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।